दोस्तों आज भले ही आप निरमा यूज करते हो या नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि बचपन में देखा गया यह एड आपको जरूर याद होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन में डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था। लेकिन ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, इसका मार्केट शेयर 60% से ड्रॉप होकर सिर्फ 6 पर रह गया। लेकिन जरा रुकिएगा, अगर आपको लगता है कि निरमा मार्केट से गायब हो गई है तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल आज भी भारत में सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन वो कैसे, सबको जानेंगे आज के इस वीडियो पे। और हाँ, निरमा गर्ल की स्टोरी को मिस न करिए। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब गुजरात के पाटण में करसक भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता खोड़ी दास पटेल गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसे की तंगी के बावजूद उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से बीएससी कराई। घोड़ी दास को उम्मीद था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा और यही वह तरीका है जिससे उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, मगर पिता के इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया और इसके बाद वह अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल्स में काम करने शुरू कर दिए। और फिर आया 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई। और फिर इस नौकरी के चलते परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव आना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों 1969 ऐसा समय था, पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उस टाइम पर लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। गरीबी और तंगी के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में कपड़े धोने के लिए साल्ट, सोडा या फिर एस यानी कि राख का इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को करसन भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने अपने केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व प्रोडक्ट बनाने की सोची, जो था सस्ता और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए वो दिन भर अपनी जॉब और शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी, एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट में मौके पर ही निरुपमा की मौत हो गई। निरुपमा करसन भाई पटेल की सबसे लाडली बेटी थी, इसीलिए उनके मौत का इन पर गहरा असर पड़ा। अब ये उनके करसन भाई पटेल का प्यार ही था। उन्होंने अपने बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद से ये वादा किया कि बेटी के नाम को वो इतना पॉपुलर बना देंगे कि उनको देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया, जिसमें कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और इस तरह लगातार कोशिश करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फॉर्मूला को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडिया मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। एक्चुअली करसन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फॉस्फेट फ्री था और इस वजह से यह एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन था ही हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया निरमा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहकर बुलाया करते थे। साथ ही उन्होंने डिटर्जेंट के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई थी जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों प्रोडक्ट तैयार था, लेकिन दिक्कत थी उसे कैसे बेचे। इसके लिए करसन भाई पटेल कई सारे रिटेलर्स से मिले और उन्हें कॉन्वेंस करने की कोशिश की कि वह उनके प्रोडक्ट को सेल करे। लेकिन दोस्तों किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद करसन भाई पटेल के पास 2 रास्ते बचे थे, या तो वह अपने इस प्रोडक्ट को फेंक कर अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहे, या तो फिर लोगों के घर जा जाकर इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करे। करसन भाई पटेल दूसरा ऑप्शन को चुना
हालांकि उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का क्या फीडबैक होगा, कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस के निकलने से पहले निरमा के कुछ पैकेट को अपनी साइकिल पर बांध लिए। ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले हर घर में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब उन्हें स्टार्टिंग में कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनके डिटर्जेंट को यूज किया तो उन्हें यह राख उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट लगने लगा, जिसके बाद वह अपने आसपास के पड़ोसी लोगों को भी इसके बारे में बताने लगे। इस तरह के वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट के चलते धीरे धीरे निरमा की सेल्स में इजाफा होने लगा। इस सेल्स की रीजन डिटर्जेंट की बेटर क्वालिटी थी, लेकिन इसके लो प्राइस ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, जो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उसका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसके 1 किलो का प्राइस था 13 रुपए और इसे खरीदना गरीबों की बस की बात नहीं थी। इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट का प्राइस मात्र 3 रुपए प्रति किलो रखा था, ताकि हर कोई आसानी से इसे खरीद सके। इतने सस्ते प्राइस में जब इतने कमाल का प्रोडक्ट मिलने लगा तो फिर लोगों ने हाथों हाथ इसे लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी पॉपुलर के पीछे सिर्फ प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्ट नहीं था, बल्कि वह भरोसा भी एक अहम वजह था, जो कि करसन भाई पटेल ने अपने कस्टमर्स को दिलाया था। असल में उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर उसका डिटर्जेंट कपड़ा साफ करने में फेल हो जाता है तो फिर वह कस्टमर का पूरा पैसा लौटा देंगे। इस गारंटी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते निरमा हर घर में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब इससे करसन भाई पटेल को काफी प्रॉफिट हुआ और फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपने इस बिजनेस में लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी सी गलियों तक सीमित नहीं रहना था। लेकिन दोस्तों, उनका एम उनसे बहुत दूर था, क्योंकि इस समय वह एक जॉब भी कर रहे थे। साथ ही वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट का सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। वो इन सब चीजों में इतने ज्यादा फंस गए थे कि उनसे न तो ठीक से जॉब हो पा रही थी और न ही बिजनेस। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह अब एक ही सिर्फ काम पर फोकस करेंगे, जिसके लिए 3 साल बाद यानी कि 1972 में करसन भाई पटेल अपनी हाई पाइनिंग गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और अहमदा के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ अप्लायंस की मदद से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने लगे। और कुछ इस तरह से करसन भाई पटेल की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि 1988 तक निरमा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने कम समय में निरमा ने यह कमाल कैसे किया। असल में एक शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने निरमा की रेडियो एडवर्टाइजमेंट करने की सोची, जिसके लिए 1975 में उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कोलिब्रेट किया। और दोस्तों, यहीं से निकल कर आया कंपनी का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा, जो कि इतना पसंद किया गया इसे अगले 33 सालों तक एड्स के लिए इस्तेमाल किया गया। इस रेडियो एड की वजह से गुजरात से बाहर भी निरमा को पहचान मिलने लगी, लेकिन इसके बावजूद सर्फ की पॉपुलर के आगे वो ज्यादा साइन नहीं कर सकी। इधर शॉपकीपर्स को भी चिंता रहती थी, अगर वह निरमा का स्टॉक उठाते हैं तो कहीं वह दुकान में अनलोड न रह जाए, क्योंकि सर्फ मार्केट में अपना एक अलग ही फ्रेंचाइज बना चुका था। वहीं निरमा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, इसलिए दुकानदार निरमा को कभी भी माल का पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिससे कंपनी को काफी नुकसान होने लगा। 1982 में करसन भाई पटेल को यह लगने लगा कि अब वह बैंकरप्ट हो जाएंगे और फिर इस सिचुएशन में वह सोचने लगे आखिर वह ऐसा क्या करे कि दुकानदार उसके प्रोडक्ट को फुल पेमेंट करके खरीदे। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया और उन्होंने मार्केट में मौजूद निरमा के 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया। इसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निरमा का अपना पहला टीवी एड जारी किया और इस एड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर्स को डाल के कंपनी ने सीधा फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से यह एड कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। यह कमर्शियल्स लोगों को इतना पसंद आया कि अगले ही दिन से दुकान पर निरमा मांगने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता था, क्योंकि स्टॉक
तो था ही नहीं, इधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि आखिर कैसे जल्दी से जल्दी निरमा को रीस्टॉक करे। करसन भाई पटेल की इस आइडिया ने खूब कमाल करके दिखा दिया, क्योंकि रोज रोज निरमा की बढ़ती मांग की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निरमा को अपनी शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वह एडवांस पेमेंट देकर उन्हें स्टॉक करने लगे। इससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ और निरमा का फाइनेंस स्ट्रांग होने के साथ साथ मार्केट में पॉपुलर भी काफी इंक्रीज हो गई। लेकिन दोस्तों, जब 1969 में निरमा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने निरमा को अपना कॉम्पैक्ट मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यह तो लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है और हम निरमा के टारगेट ऑडियंस तक भी नहीं जाना चाहते। लेकिन जब जल्दी जल्दी उन्होंने निरमा की सक्सेस देखी तो उन्हें यह समझ आ गया था कि यह ब्रांड उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस निरमा तक तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना लोगों की दिमाग में यह बात डाल दिया जाए कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय की फेमस टीवी एक्टर कविता चौधरी से एड कराई, जो कहती है कि सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। इस एड के जरिए हिंदुस्तान लीवर बताना चाहता था कि भले ही उनका सर्फ निरमा से महंगा हो, लेकिन मार्केट में तो बेस्ट यही है। पर दोस्तों, उस टाइम तक तो बहुत ही बड़ी संख्या में लोग निरमा के लायर कस्टमर बन चुके थे। ऐसे में इस तरह एडवर्टाइजमेंट ने उसके माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं कर सका। डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सोची, जिसके बाद 1987 में इसने निरमा डिटर्जेंट केक को भी लॉन्च कर दिया, जो कि अगेंस्ट प्राइस में चीप क्वालिटी प्रोडक्ट था। दोस्तों, इसी तरह बेहतरीन प्रोडक्ट्स की वजह से साल 1988 आने तक निरमा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जा में करके सच में सबकी पसंद निरमा बन गया था। दिसंबर 1998 में जब आर पैनल ने सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि निरमा डिटर्जेंट केक मार्केट के मौजूद बाकी डिटर्जेंट केक के मुकाबले पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, 1988 में 60% शेयर वाले निरमा के पास 2015 आते आते मात्र 12% शेयर रह गया और 2019 में यह कम होकर 6% से भी ज्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर निरमा के साथ ऐसा हुआ क्या कि यह सीधे अर्श से फर्श पर आ गिरा। असल में दोस्तों, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखा कि बहुत कोशिशों के बावजूद निरमा उनसे आगे निकल जा रहा है, फिर ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी इंटर होने का प्लान बनाया, जिसके बाद 1988 में इनके व्हील डिटर्जेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि निरमा का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, क्योंकि इसका प्राइस भी निरमा के प्राइस से ही आसपास रखा गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया, लोग यह समझे कि उनके कोमल हाथों के लिए निरमा अनसेफ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो प्राइस और एडवर्टाइजमेंट के दम पर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने लगे और निरमा से दूर करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का व्हील ही नहीं था जो कि निरमा को टक्कर दे रहा था, बल्कि मार्केट में एक ऐसा कंपट भी एंटर कर चुका था जो कि व्हील के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, और इस कंपट का नाम था घड़ी डिटर्जेंट। व्हील के एक साल पहले यानी 1987 में RMPL ने घड़ी को लॉन्च किया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया था ताकि मिडिल क्लास कस्टमर लोअर मिडिल क्लास कस्टमर को भी टारगेट किया जा सके। और दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि घड़ी की स्ट्रेटजी भी निरमा के जैसे सेम टू सेम था। अब जब कंपटीशन बढ़ने लगी तो निरमा अपने हीरो प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में और भी सक्सेसफुल आइटम को ऐड करने की कोशिश करने लगा। इसीलिए 1990 में निरमा अपना साबुन लॉन्च किया, जिसका एड उस समय की मशहूर एक्टर सोनाली बेंद्रे से कराई गई। और दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह इसका भी जिंगल सौंदर्य साबुन निरमा भी काफी पॉपुलर हुआ। सौंदर्य साबुन ने अब दोस्तों इन सभी स्ट्रेटजी से भी निरमा को फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन इसके साथ ही सस्ते प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। एक्चुअली सस्ते रेट पर कई अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद से मार्केट में निरमा
निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड वाला इमेज बनाने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर करने का सोचा। और इसके बाद से 2016 में निरमा ग्रुप में एक और नाम जुड़ गया, लाफार्ज इंडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज होलसीम की इंडिया यूनिट की थी। इसके साथ ही साल 2020 में निरमा ग्रुप के इमामी सीमेंट को 55,000 करोड़ में एक्वायर किया गया। अब एक तरफ देखे तो कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपने मेन बिजनेस से हाथ खींचती जा रही थी, क्योंकि इस समय मार्केट में आईटीई, यूनिलीवर और गोदरेज जैसे और भी कई सारे कंपटीशन बीट करके वापस से अपनी पोजीशन को हासिल करना शायद अब यह पॉसिबल नहीं रह गया। इसीलिए निरमा ने अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज निरमा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सारे सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े अपायर की नींव रखना आसान बात तो बिल्कुल नहीं थी। आज करसन भाई पटेल भारत के 63वें सबसे अमीर आदमी हैं और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उनकी टोटल नेटवर्थ $3.45 मिलियन है। अब वैसे तो करसन भाई की उम्र 80 को टच करने वाली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।